हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्विफ्ट टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं आपको अपने चैनल स्विफ्ट टेक सिंप्लीफाइड पे खुशामदीद कहता हूं। हमारी इस ऑनगोइंग वीडियो सीरीज में अब हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक रिक्वायरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 32 को। और रूल नंबर 32 बात कर रहा है चंद ऐसी डिफिकल्ट कंडीशंस की या डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस की जो अक्सर बाय मिस्टेक और इंटेंशनली और इन इंटेंशनली प्रोक्योरिंग एंटिटीज बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में डाल देते हैं, just to avoid or stop some contractors or specific suppliers। और पेपरा कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है और प्रोक्यूरिंग एंटिटीज को चाहिए कि वो इंडस्ट्री की कॉमन प्रैक्टिसेस को रेफरेंस बनाते हुए ऐसी चीजें अवॉइड करें और सिर्फ वही चीजें इंक्लूड करें जो कॉमन प्रैक्टिस है उस स्पेसिफिक प्रोक्योरमेंट की, ट्रेड की। सो आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी बताऊंगा, ऐसे सिनेरियोस भी बताऊंगा कि कौन सी चीजें डिस्क्रिमिनेशन में आती हैं, और इस रूल को भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जहाँ पे हम वीडियो और प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको पेपरा रूल नंबर 32 के बारे में मजीद एक्सप्लेन करते हैं। सो एज आई मेंशन दैट द टाइटल ऑफ रूल 32 जो है वो है डिस्क्रिमिनेटरी एंड डिफिकल्ट कंडीशंस। ये है रूल नंबर 32 ऑफ पेपरा रूल 2004। और ये काफी इम्पोर्टेंट रूल है क्योंकि इसमें फेयरनेस और कंपटीशन या ट्रांसपेरेंसी वगैरह वो डायरेक्टली इफेक्ट होती है अगर आप विदाउट एनी रीजन ऐसी ऐसी डिफिकल्ट कंडीशंस डाल दें या डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस डाल दें जो शायद कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स या सप्लायर्स को फेवर कर रही हों, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स या सप्लायर्स को वो डिसएडवांटेज देती हैं। सो ऐसा करना करप्शन के जुमरे में आता है और मिस प्रोक्योरमेंट के जुमरे में आता है। सो ये अलाउड नहीं है पेपरा की तरफ से, और प्रोक्योरिंग एंटिटीज को चाहिए कि वो प्रोसेस को फेयर रखें, ट्रांसपेरेंट रखें और इक्वल अपॉर्चुनिटी दे तमाम बिडर्स को कि जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। इस रूल को एंटर करने का या ऐड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? पेपरा चाहता है कि आपका जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो फेयर रहे और ट्रांसपेरेंट रहे, फेवरेटिज्म ना हो और किसी किस्म की मोनोपलीज वगैरह प्रिवेल ना करें। और फेवरेटिज्म को प्रिवेंट करने के लिए पेपरा ने ये रूल ऐड करवाया है और इंट्रोड्यूस करवाया है। और ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाना जो कि किसी कॉन्ट्रैक्टर का या किसी कंपनी का रास्ता रोकती हैं उस बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने से, सो ये बैड हैबिट्स में है और बैड प्रैक्टिसेस में है और ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली पेपरा जो है वो अपने प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्योरमेंट को प्रिवेल करना चाहता है, जो कि हमने ऑलरेडी रूल 4 में डिस्कस किए थे: ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, वैल्यू फॉर मनी, इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। सो पेपरा चाहता है कि ये सारे प्रिंसिपल्स जो है वो अडॉप्ट किए जाए वाइल डूइंग द प्रोक्योरमेंट। सो ये एक छोटा सा रूल है जो कि रूल 32, और टाइटल ऑफ द रूल है डिस्क्रिमिनेटरी एंड डिफिकल्ट कंडीशंस। सो बढ़ते हैं रूल की तरफ। रूल कहता है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, नो प्रोक्योरिंग एजेंसी shall introduce any condition which discriminates between bidders or that is considered to be met with difficulty. In ascertaining the discriminatory or difficult nature of any condition, reference should be made to the ordinary practices of that trade, manufacturing, construction business, or service to which the particular procurement is related. So, प्रोक्योरिंग एजेंसी शेल, इसके ऊपर बाइंडिंग है प्रोक्योरिंग एजेंसीज के ऊपर कि वो कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी या डिफिकल्ट कंडीशन ऐड नहीं करेंगे अपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में या एवेल्युएशन क्राइटेरिया के अंदर जिससे किसी बिडर का हक तलफी हो या उनका रास्ता रोका जा सके। और ये डिफिकल्टी या डिस्क्रिमिनेशन आगे पेपर कहता है पार्ट 2 में कि इसके सर्टन कैसे करेंगे कि ये कंडीशन डिफिकल्ट है। सो इसमें उस नेचर, जिस नेचर की प्रोक्योरमेंट आप कर रहे हैं, वेदर इट इज फॉर वर्क्स और सर्विसेज और गुड्स, तो उस नेचर की प्रोक्योरमेंट की जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री है उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं
आपने उसके एट पार रहना है, उससे आपने डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। सो इसको आगे जाके मजीद भी एक्सप्लेन करेंगे कि वो कौन सी कंडीशंस हैं या कौन सी डिफिकल्टीज हैं जो पैदा की जाती हैं या हो सकती हैं या नहीं करनी चाहिए। सो एग्जैक्टली इसके दो पार्ट्स हैं, हमने अभी डिस्कस कर लिया डिस्क्रिमिनेटरी एंड डिफिकल्ट कंडीशंस के। इंट्रोड्यूस डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस आपने नहीं करनी, और या प्लेस डिफिकल्ट और अननेसेसरी रिक्वायरमेंट, या आप डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस ऐड करें तो अल्टीमेटली उससे जो है ना वो फेयरनेस प्रिवेल नहीं करेगी। सो इसका रेफरेंस आप लेंगे ऑर्डिनरी प्रैक्टिसेस ऑफ द इंडस्ट्री से। जो भी नॉर्मल प्रैक्टिसेस या ट्रेड्स, उस ट्रेड के अंदर जो भी कस्टम्स चल रहे हैं उनसे आपने रेफरेंस लेना है। उससे ज्यादा डिफिकल्ट कंडीशन अगर होगी तो वो डिस्क्रिमिनेशन के जुमरे में आएगा। सो व्हाट इज अ डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन में अ रिक्वायरमेंट दैट फेवर स्पेसिफिक बिडर और ब्रांड और नेशनैलिटी। ऐसी रिक्वायरमेंट आप डाल दें कि जो किसी स्पेसिफिक ब्रांड को ही फेवर कर रही हो, जबकि पेपरा ने क्लियर कट कहा है कि आप किसी को फेवर नहीं दे सकते, ना ही किसी कंट्री को, ना ही किसी का रास्ता रोक सकते हैं बगैर किसी वजह के या फेडरल गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के होने के बगैर। सो अगर आप खामखा किसी नेशनैलिटी को बाउंड कर दें कि वो हिस्सा नहीं ले सकते प्रोसेस में, सो ये एक डिस्क्रिमिनेशन में आएगा। या आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड को या बिडर को आप फेवर देने के लिए ऐसी स्पेसिफिकेशंस बनाएं जो सिर्फ वही ब्रांड ही फुलफिल कर पाता है और बाकी ब्रांड्स उससे आउट हो जाते हैं। सो ऐसी कंडीशन भी डिस्क्रिमिनेशन में आती है। रिक्वायरमेंट दैट रिस्ट्रिक्ट्स ओपन कंपटीशन, ऐसी रिक्वायरमेंट्स आप डाल दें जिससे ओपन कंपटीशन रिस्ट्रिक्ट हो और फेयरनेस ना हो और ट्रांसपेरेंसी ना हो। क्रिएट्स अनफेयर एडवांटेज, किसी को आप गैर जरूरी और अनफेयर फायदा देना चाह रहे हैं, या वाइस वर्सा किसी को आप गैर जरूरी नुकसान देना चाहते हैं, सो ऐसी कंडीशंस भी नहीं डालनी चाहिए। सच कंडीशंस में बी डिजाइंड इन Such conditions may designed in a way that limits competition. Rule 32 strictly discourages these practices. So ये practices जो है वो discourage करता है पेपरा, और ये नहीं होनी चाहिए। आप किसी के लिए रास्ता रोक या बंद नहीं कर सकते, ना ही ऐसी कंडीशंस डाल सकते हैं जिससे फेयरनेस ना रहे उस प्रोसेस के अंदर, या ट्रांसपेरेंसी ना रहे, या ओपन कंपटीशन ना रहे। सो व्हाट इज अ डिफिकल्ट कंडीशन, वो तो होगी डिस्क्रिमिनेशन, और यहाँ पे डिफिकल्ट कुछ रिक्वायरमेंट्स जो कि अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स बना दें आपके प्रोसेस को खामखा, या अनरियलिस्टिक टू अचीव, अनरियलिस्टिक हो जाए। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि सबमिशन का आप प्रोसेस कोई ऐसा ट्रिकी किस्म का बना दें कि कुछ लोग उस प्रोसेस पे सबमिट कर पाएं और कुछ ना कर पाएं। सो ऐसी कंडीशन में वो आता है कॉम्प्लेक्स के अंदर। और या अनरियलिस्टिक टू अचीव, जो ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन डाल दें जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। फॉर एग्जांपल, आप बिड सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दें या कोई एडिशनल सिक्योरिटी उसके साथ खामखा मांग लें जो काफी ह्यूज अमाउंट हो, जबकि आपका प्रोजेक्ट कोई इतनी स्पेसिफिक या इतनी कॉम्प्लेक्स नेचर का नहीं है। सो उससे ऑटोमेटिकली वो चंद कॉन्ट्रैक्टर्स ही वो सिक्योरिटी सबमिट या डिपॉजिट कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली बहुत से लोगों का रास्ता उसमें रुक रहा होगा। सो वो भी डिफिकल्ट कंडीशन में आता है। नॉट रेलिवेंट टू प्रोजेक्ट स्कोप, आप कोई ऐसा इक्विपमेंट फॉर एग्जांपल डिमांड करें कि जिसकी आपके प्रोजेक्ट स्कोप में कोई जरूरत ही नहीं है, और खामखा आप किसी कॉन्ट्रैक्टर का रास्ता रोकने के लिए बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में ये लिख दें कि उसके पास फॉर एग्जांपल इतने नंबर ऑफ शीप फुट रोलर होने चाहिए, इतना बैचिंग प्लांट होना चाहिए इस कैपेसिटी का, जबकि आपका प्रोजेक्ट का स्कोप ही उससे काफी कम हो। सो ये भी डिफिकल्ट कंडीशंस में आता है। तो ऐसी कंडीशंस का पेपरा रास्ता रोक रहा है। बियॉन्ड नॉर्मल इंडस्ट्री प्रैक्टिस, ऐसी चीजें डाल दें जो आपकी इंडस्ट्री प्रैक्टिस से काफी ज्यादा ऊपर हो, नॉर्मल सिनेरियोज में ना हो। फॉर एग्जांपल, आपका कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है और
दो 2 स्टोरी या 3 स्टोरी बिल्डिंग है, नॉर्मल कोई स्कूल वर्क है या कंस्ट्रक्शन है, और आप उसमें कह दें कि मुझे इसमें बैचिंग प्लांट चाहिए कंक्रीट के लिए, या मुझे इसके लिए ट्रांजिट मिक्सर्स चाहिए, तो ये खामखा आपने डिफिकल्टीज बना दी। नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि वो वहाँ पे साइट पे आप ज्यादा से ज्यादा 2 मिक्सर मशीन्स मंगवा लें, और वहां से आप उसकी पोरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस छोटे काम के लिए भी बैचिंग प्लांट की रिक्वायरमेंट डाल दें या ट्रांजिट मिक्सर्स की रिक्वायरमेंट डाल दें, तो ऑफ कोर्स योर योर इंटेंशन इज टू स्टॉप सम पीपल टू पार्टिसिपेट इन द बिडिंग प्रोसेस। शायद आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को फेवर देना चाहते हैं जिसके पास ये ऑलरेडी अपने ट्रांजिट मिक्सर्स और मशीनरीज हैं, और बाकी जो नॉर्मल प्रैक्टिस के साथ कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं आप उनका रास्ता रोकना चाह रहे हैं। सो ये मिस प्रोक्योरमेंट में आता है, सो इसको चैलेंज किया जा सकता है बीइंग कॉन्ट्रैक्टर। सो सच कंडीशंस डिस्करेज पार्टिसिपेशन एंड रिड्यूस द कंपटीशंस। अल्टीमेटली कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा। इंडस्ट्री प्रैक्टिस टेस्ट, वो कौन सी लिटमस टेस्ट होगा जिससे आप ये जज कर सकते हैं कि वेदर ये चीज इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है या नहीं है। फेयरनेस इज जस्ट जज्ड बाय नॉर्मल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। आप देखेंगे कि ये चीज जो मैं लिख रहा हूँ या मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, तो ये इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है या नहीं है। नॉर्मली यही चीज दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स या दूसरे डिपार्टमेंट्स भी इसी तरह इस प्रोजेक्ट को करते हैं, इस तरह के नेचर के प्रोजेक्ट को करते हैं या नहीं। नॉर्मल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आप चेक करेंगे। स्टैंडर्ड ट्रेड प्रैक्टिसेस आप देखेंगे उस शोबे के अंदर। टिपिकल प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स, ये भी आप इंश्योर करेंगे कि वो ही हों। So eligibility criteria, technical specifications and requirements should align with standard practice commonly followed in the market, of course। तो आपने जो भी क्राइटेरिया सेट करना है उसमें अकॉर्डिंगली आपने जो भी मार्क्स वगैरह मांगे हैं, फॉर एग्जांपल स्टाफ के अपने मार्क्स हैं, उसमें पीईसी के हवाले से इक्विपमेंट एंड पर्सनल के अपने मार्क्स हैं। सो आप ये नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट मैनेजर मांगा है और आप कह दें कि जी वो कोई फॉरेनर हो या इस तरह का हो, मतलब काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की, या आप मांगेंगे जी पीएचडी स्कॉलर मुझे चाहिए इसके लिए। तो इस तरह की अगर चीजें हों जो कि नॉर्मल प्रैक्टिस से हट के हों, आप समझ रहे होंगे आई थिंक कि नॉर्मल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। सो उनसे हटकर जो भी चीज आप मांगेंगे तो वो डिस्क्रिमिनेशन के जुमरे में आती है। कॉमन डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस, जब आप स्पेसिफाई करें किसी स्पेसिफिक ब्रांड को विदाउट अलाउइंग इक्विवेलेंट अल्टरनेटिव्स। आपको याद होगा हमने डेफिनेशंस में भी पढ़ा था कि अगर आपने कोई ब्रांड की स्पेसिफिकेशंस में हमने पढ़ा था कि अगर आपने कोई स्पेसिफिकेशन मेंशन करनी भी है और समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स को या सप्लायर्स को ये बताना जरूरी है कि मुझे ये स्पेसिफिकेशन चाहिए या इस ब्रांड की चीज चाहिए, तो आप उसके साथ इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट का वर्ड यूज करेंगे। स्पेसिफिक सिर्फ उसी ब्रांड का अकेले नाम नहीं लिख सकते, और अगर आप ये लिखेंगे तो ये कॉमन डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन में आता है। या दूसरा, आप एक्सपीरियंस लिमिट टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट आप मांगे। किसी को आप ये लिखें कि जी मुझे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए जिसने मेरे डिपार्टमेंट के साथ इस ईयर से इस ईयर तक काम किया हो या इतने साल काम किया हो। या आप किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का कह दें कि आप किसी ने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ सिर्फ काम किया हो, मुझे वो चाहिए, बाहर के लोग नहीं चाहिए। तो ये कंडीशंस भी डिस्क्रिमिनेशन में आती हैं और डिफिकल्ट में आती हैं। रिस्ट्रिक्टिंग बिडर्स बाय लोकेशन, आप फॉर एग्जांपल किसी एक सिटी में काम कर रहे हैं और आप कहें कि मुझे सिर्फ लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए, ये भी डिस्क्रिमिनेशन में आता है। आप दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को बार नहीं कर सकते कि वो पार्टिसिपेट ना करें। फेवरिंग सप्लायर्स फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्री, या आप किसी स्पेसिफिक कंट्री के सप्लायर्स को फेवर दें, या डिसएडवांटेज अदरवाइज भी हो सकता है कि आप किसी स्पेसिफिक कंट्री को बैन करें कि वो इसमें पार्टिसिपेट ना करें, तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन में आएगा। रिस्ट्रिक्टिव टेंडर कंडीशंस, आप ऐसी कंडीशंस डाल दें जिसमें लोग लोग टेंडर में पार्टिसिपेट ही ना कर सकें। फॉर एग्जांपल वो कैसी हो सकती हैं कि वेरी हाई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स आप मांग लें। आपको आपकी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट है वो पिछले 3 साल के टेंडर्स की क्वांटम से पूरा हो सकता है, और आप समझते हैं कि ये मेरे लिए इतनी मिलियन का प्रोजेक्ट्स काफी हैं, लेकिन आप खाम खा उसमें ये मांगे कि मुझे उससे भी 3 गुना ज्यादा चाहिए, तो वो
ऑफ कोर्स आप बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स का रास्ता रोक रहे हैं। सो अल्टीमेटली वो आपके खिलाफ इसको कंप्लेंट करेंगे पेपरा में, और पेपरा जब आपकी कंडीशंस को देखेगा तो वो इसको उड़ा देगा। मैंडेटरी लोकल ऑफिस बिफोर बिडिंग, ये भी आप डाल दें कि आपको अवार्ड से पहले आप कह दें कि जी पहले से उसको कॉन्ट्रैक्टर के पास इस सिटी के अंदर ऑफिस होना चाहिए जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। चलो अवार्ड के बाद तो आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट बिफोर दैट यू कैन नॉट बाउंड समवन के वो लोकल प्रेजेंस उनकी होनी चाहिए। वेदर वो कहीं से भी पाकिस्तान से हो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिमिटिंग पार्टिसिपेशन टू सिलेक्टेड कंपनीज, कुछ स्पेसिफिक या सिलेक्टेड कंपनीज के ऊपर आप लिमिटेशन लगा दें कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। या स्पेसिफिक अदरवाइज भी कह सकते हैं कि आप स्पेसिफिक कंपनीज को बैन कर दें कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है आपके डिपार्टमेंट की, या जिनके ऊपर आपको कोई एतराज है या जो भी है। इरेलीवेंट सर्टिफिकेशंस आप मांगे, आपको जरूरत नहीं है, और आप खामखा पिछले 5 या 10 साल के प्रोजेक्ट्स की सर्टिफिकेट्स मांगना शुरू कर दें, तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन में आता है। डिफिकल्ट कंडीशंस की एग्जांपल हो सकती हैं कि एक्सट्रीमली शॉर्ट कंप्लीशन टाइम आप मांग दे, वो भी डिफिकल्ट कंडीशन में आ सकता है। अनरियलिस्टिक डिलीवरी स्केड्यूल, प्रोजेक्ट का जो डिलीवरी स्केड्यूल है वो रियलिस्टिक ना हो। एक्सेसिव बिड सिक्योरिटी, ये मैंने पहले भी बताया कि बिड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा आप मांग दें, 5% मैक्सिमम है, आप मैक्सिमम मांगे या उससे भी ज्यादा मांगे। कम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, आप ऐसी रिक्वायरमेंट्स डाल दें कि वो उसको बहुत से लोग पूरा ना कर सकते हो। या आप ये कह दें कि मुझे वो कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए जिन्होंने इस फलां डिपार्टमेंट के साथ काम किया हो, तो उसके अलावा मुझे ऐसे नहीं चाहिए, उनके वर्क ऑर्डर्स चाहिए। सो ये भी डिफिकल्ट कंडीशन में आता है। फॉर एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और उसकी टेंडर रिक्वायरमेंट में 15 सिमिलर प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड विद इन लास्ट 2 years, ये आपने डाली हैं। सो ये 15 सिमिलर प्रोजेक्ट्स पीसी के स्टैंडर्ड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स में भी उससे भी बहुत ज्यादा है ये रिक्वायरमेंट। सो सो इशू इज अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट एंड लिमिट्स कंपटीशन। पिछले 2 साल में 15 सिमिलर प्रोजेक्ट करना अनरियलिस्टिक है, सो एंड अनअचीवेबल है। सो ये भी आपकी जो कंडीशंस हैं ये भी पेपरा की नज़र में मिस प्रोक्योरमेंट के जुमरे में आता है। फॉर एग्जांपल, वर्क का प्रोजेक्ट है, एक्सपीरियंस ओनली विद वन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट आप मांग लें, तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन में आता है कि आप उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को ले रहे हैं जिसने फॉर एग्जांपल आपके डिपार्टमेंट के साथ काम किया हो। सो या आप कह दें कि जी जिसने सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम किया हो, उसका प्राइवेट सेक्टर का बेशक जितना बड़ा एक्सपीरियंस हो वो आप काउंट या कंसिडर ना करें। या आप कह दें कि जिसने एडीबी या वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हो, मैं सिर्फ उन्हीं को अलाउ करूंगा, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन में आता है। इससे अल्टीमेटली जो है वो कंपटीशन लिमिट हो जाता है। गुड्स के केस में स्पेसिफाइंग ओनली वन ब्रांड विदाउट अलाउइंग इक्विवेलेंट अल्टरनेटिव्स इन इज अ कॉमन इशू। गुड्स के केस में अगर आपने इक्विपमेंट परचेज करना है तो अक्सर स्पेसिफिकेशंस या डायरेक्ट उसी ब्रांड का नाम मांगना, ये भी डिफिकल्ट कंडीशन में आता है। और इससे भी अल्टीमेटली कंपटीशन रिस्ट्रिक्ट होता है, फेयरनेस नहीं आती, और फिर अल्टीमेटली इसमें मोनोपोलीज प्रिवेल करती हैं उन्हीं ब्रांड्स की जिनका आपने बार बार मेंशन किया होगा अपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में, और बाकियों का रास्ता रुक जाता है। एंड सर्विसेज के केस में नॉर्मल कंडीशंस, डिफिकल्ट कंडीशन आती हैं। फॉर एग्जांपल, कंसल्टेंट मस्ट ऑलरेडी हैव ऑफिस इन सेम सिटी, प्रायर एक्सपीरियंस विद क्लाइंट, जो आपकी का डिपार्टमेंट है या आप किसी क्लाइंट का मेंशन करें कि इनके साथ उनका प्रायर एक्सपीरियंस हो, मैं उन्हीं को लूंगा, उसके अलावा कंसल्टेंट अलाउड नहीं है बिड करने को। या एक खास शहर के अंदर जिन कंसल्टेंट्स का ऑफिस है सिर्फ उन्हीं को, तो ऐसी कंडीशंस भी डिफिकल्ट कंडीशंस क्रिएट करती हैं, और ये भी डिस्क्रिमिनेशन के जुमरे में आता है और अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन होती है कंपटीशन की। सो ये कुछ एग्जांपल्स थी कॉमन। फिर देख लेते हैं कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आते हैं प्रोक्योरमेंट में ऐसी कंडीशंस डालने से। ब्रांड स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस आए तो ये भी इशू क्रिएट करती हैं और रिस्ट्रिक्ट करती हैं कंपटीशन को। एक्सेसिव एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, रिस्ट्रिक्टिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंडीशंस फेवरिंग फेवरिंग स्पेसिफिक ब्रांड और बिडर्स,
सो ये भी कॉमन मिस्टेक्स हैं या कॉमन आप कह लें इश्यूज हैं। ऑडिटर्स भी इसको काफी गहरी नजर से देखते हैं और खामखा इसमें ऑडिट पैरे का सामना करना पड़ता है अगर आपने फेयरनेस को प्रिवेल नहीं करवाया और ट्रांसपेरेंसी अपने प्रोसेस में नहीं लेकर आए। सो ऑडिटर्स रिव्यू में फेयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ट्रांसपेरेंट स्पेसिफिकेशंस एंड ओपन कंपटीशन इसको इनकरेज करते हैं और इसके ऊपर पैराज वगैरह नहीं आते। और अगर आपने फेयरनेस नहीं की, ट्रांसपेरेंसी नहीं लाए और कंपटीशन को हेल्दी नहीं बनाया तो अल्टीमेटली आपने इसकी वॉयलेशन की है और ऑडिट ऑब्जेक्शन या ऑडिट पैरा का इसमें सामना करना पड़ जाएगा आपको। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है प्रोक्योरिंग एजेंसीज के एंड के ऊपर कि जो उनको करनी चाहिए। procuring agencies should use fair eligibility criteria। कोई भी हार्ड या सख्त किस्म की या डिफिकल्ट किस्म की क्लॉज ना डालें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, एवोल्यूशन क्राइटेरिया के अंदर। अवॉइड ब्रांड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, फॉलो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस एंड इनकरेज कंपटीशन। सो ये तीन चार किस्म की कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जो आपको बीइंग प्रोक्योरिंग एजेंसीज ये फॉलो करनी चाहिए। फेयरनेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फेयर होना चाहिए। किसी ब्रांड या कॉन्ट्रैक्टर या बिडर को आप सपोर्ट नहीं कर सकते या उनको फेवरेटिज्म नहीं दे सकते, उनको अवॉइड करें ब्रांड स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस को। इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं या कॉमन प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करें और कंपटीशन कोशिश करें कि आपका हेल्दी हो। बीइंग कॉन्ट्रैक्टर आपको चाहिए कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली रिव्यू करें और अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी कंडीशन डाली गई है जिससे आपका या आपके किसी और कोलीग का या आपके किसी और साथी का रास्ता रुक रहा है तो आपको चाहिए कि उसको हाईलाइट करें, ड्यूरिंग प्री बिड मीटिंग भी करें, आरएफआईज में भी करें और अगर सुनवाई नहीं हो रही तो फिर आप उसको हायर हायर फोरम के ऊपर अथॉरिटी को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉजेस को सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम एजेंसी ड्यूरिंग प्री बिड मीटिंग और आरएफआई सबमिट क्वेरीज बिफोर बिड सबमिशन। बिड सबमिशन से पहले आप अपनी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के अंदर ये चीज डालें और उनको ये हाईलाइट करें कि ये फला कंडीशन जो आपने डाली है सो ये डिस्क्रिमिनेटरी है और इससे मेरा ये राइट जो है वो इफेक्ट हो रहा है। सो अगर उसका रिप्लाई नहीं आता तो बिड ओपनिंग से पहले कोशिश करें कि इस चीज को ऊपर से चैलेंज करें ताकि बिड ओपनिंग ना हो सके और प्रोसेस हाल्ट हो जाए। सो की टेकअवेज फ्रॉम दिस रूल एंड टुडेज वीडियो आर: no discriminatory conditions are allowed, so healthy competition ताकि held हो सके। अवॉइड अननेसेसरी डिफिकल्ट रिक्वायरमेंट्स, ऐसी रिक्वायरमेंट्स ना डालें जो मीट करना कॉमन प्रैक्टिसेस में ना हो। फॉलो इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस एंड प्रमोट फेयर कंपटीशन एंड ट्रांसपेरेंसी। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। लेट्स क्विकली recap this: avoid discriminatory conditions, avoid difficult conditions या discriminatory conditions या requirements, follow normal industry practice and ensure fair and open and transparent and healthy competition। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने ऐसी कुछ डिस्क्रिमिनेटरी एंड डिफिकल्ट कंडीशंस की बात की है कि जो पेपरा ने अलाउ नहीं किया बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में प्रोक्योरिंग एजेंसीज को ऐड करना और इससे मना किया है। सो हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में रिजेक्शन ऑफ बिड्स, रूल नंबर 33 कि वो कौन कौन से सिनेरियोज हैं जिनमें बिड्स रिजेक्ट की जा सकती हैं। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको भी देखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई फीडबैक है तो वो हमें sifttechsimplified@gmail.com के ऊपर जरूर भिजवाइए। सो ये हमारे लिंक्स हैं जिसके ऊपर आप हमें टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें जहाँ पे इस वीडियो की प्रेजेंटेशन या पीडीएफ कॉपी भी प्रोवाइड की जाएगी। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय।